Dear students, today we are going to discuss a very important topic of light, that is atmospheric refraction. Atmospheric refraction. Atmospheric refraction. All of us know very well that refraction is simply bending of light. जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो वो मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है. दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. ये जो रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिनन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है. We all know what is atmosphere. Layer of air around our earth. हमारे अर्थ जो है उसके चारों तरफ हवा का एक लेयर है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये एटमॉस्फेयर की एक खास बात ये है कि हमारे अर्थ जो है, हमारा अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ हवा का लेयर तो है और वो भी एक लिमिट तक, दायरे तक ही है. और सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपकी हाइट, आपकी एल्टीट्यूड बढ़ती है तो हवा की जो डेंसिटी है वो घट जाती है. डेंसिटी का मतलब है कि हवा जो है वो कम घना हो जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा हवा आपको अर्थ के नज़दीक मिलेगा, ज़्यादा घना, ज़्यादा हवा का पार्टिकल्स आपको मिलेगा. जैसे जैसे आप दूर जाओगे हवा का पार्टिकल कम होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी और कम कर होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हवा का पार्टिकल आपको हवा मिलेगा ही नहीं. फिर जहाँ हवा नहीं मिलेगा हम क्या कहते हैं, वो स्पेस है. एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जैसे जैसे आप दूर जाते हो वो कमज़ोर पड़ती जाती है और हवा पर जो फोर्स लग रहा है वो कमज़ोर पड़ जाता है. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा हवा आपको अर्थ के नज़दीक मिलेगी. जैसे जैसे आप दूर जाओगे हवा की डेंसिटी कम होती जाती है. तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. तो दो बात, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी हवा की जो डेंसिटी है वो घट जाती है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि एज यू इंक्रीज योर हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर भी कम होता जाता है. टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज. तो दो बातें याद रखनी है, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी किसका, हवा का डेंसिटी, एयर डेंसिटी डिक्रीजेज एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज. तो ये दो बात हमारे एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई है जो हमें याद रखनी चाहिए. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. आज हम लोग जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. Twinkling of stars. It's very common questions generally asked in different examinations कि आखिर स्टार जो रात में आप नज़र आता है वो टिमटिमाता है. We have also a nursery rhyme, twinkle twinkle little star, based on this. आखिर ये स्टार ट्विंकल क्यों करता है, ट्विंकल मतलब टिमटिमाता क्यों है, आखिर क्या कारण है. इसके पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही कारण है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. सबसे पहले आप ये समझिए कि एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ हवा का लेयर से घिरा है, हवा का लेयर है. ये हम बहुत सारे लेयर हमने इसलिए ड्रॉ किया है, हम ये दिखलाना चाहते हैं कि हवा जो अर्थ के सबसे नज़दीक है ये यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर डेंसर एयर है. इसके कंपैरिजन में
यहाँ का जो ऊपर वाला जो लेयर होगा वो लेस डेंसर होगा, कम डेंसर होगा। एज आई टोल्ड यू, अभी हमने बताया कि डेंसिटी घटती जाती है और आगे ऊपर जाएंगे तो बहुत रेयरर हो जाएगा। तो हमने 3 फेज में आपको दिखलाया कि हमारा एटमॉस्फेयर सबसे नीचे सबसे ज़्यादा डेंस है, उसके बाद लेस डेंसर है, फिर और लेस डेंसर, फिर रेयरर होते जाता है, डेंसिटी घट जाती है। डेंसिटी एज आई टोल्ड यू, डेंसिटी डिक्रीजेज। डेंसिटी किसकी डेंसिटी? एयर की डेंसिटी घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके अब होता क्या है कि हमारा जो स्टार है, स्टार हमसे बहुत बहुत दूर पर है। जैसे जैसे कोई चीज़ आपसे दूर होता जाता है, नज़र तो आता है लेकिन आप देखोगे कि उसकी साइज छोटी होती चली जाती है। इसलिए जो स्टार आपको नज़र आता है बहुत ही छोटी नज़र आती है। हालांकि जब आप उसे नज़दीक से देखोगे तो हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टार्स हमारे यूनिवर्स में हैं जो हमारे सन से भी बड़े हैं। तो ये जो स्टार है जो बहुत ही डिस्टेंट है, ये जो स्टार है हमारा, ये बहुत ही दूर पे है, जिसके कारण ये पॉइंट साइज्ड का मतलब है ये पॉइंट के समान नज़र आता है। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये छोटी सी डॉट के समान आपको ये नज़र आता है, बिकॉज इट्स वेरी फार फ्रॉम अस। अब जब स्टार से रे ऑफ लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो आप देखो कि जैसा मैंने पहले बताया कि एज वी राइज अप, हमारी जो हवा की जो डेंसिटी है वो घटती चली जाती है। तो नेचुरली है कि ये सारे जो लेयर्स हमने आपको दिखलाए हैं वो ये दिखलाने के लिए बनाया गया है कि जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हो तो हमेशा आपको रेयर से डेंसर और डेंसर और डेंसर और डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ता है। तो सपोज ऊपर वाला रेयर है, उससे ज़्यादा डेंसर नीचे वाला है। तो जब जैसे ही रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या होगा? वी ऑल नो कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वी ऑल नो इन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज माई नॉर्मल, तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। वी नो दैट दिस इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस केस में आई जो है वो आर से बड़ा होता है। मतलब जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में प्रवेश करती है, एंटर करती है, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, और आर जो है वो छोटा होता है। तो नेचुरली है यहाँ पर भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा है। सबसे पहले हम गाइड के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंटरफेस। तो रे ऑफ लाइट जा रहा था सीधा, लेकिन अब वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा क्योंकि डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो रे ऑफ लाइट जाना था सीधा, लेकिन अब वो जाएगा इधर, मुड़ जाएगा। देखो बेंड कर गया। आई से अगर ये आई है तो ये आर छोटा हो गया। फिर अगेन लेयर तो लगातार बन रहा है, हवा का जो डेंसिटी है लगातार बढ़ रहा है नीचे की ओर। तो अगेन हम लोग इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ अगेन ए नॉर्मल हेयर। तो आप देखोगे यहाँ पर भी रे ऑफ लाइट फिर नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा और जा रहा था वो सीधा, लेकिन वो आएगा इधर। अब यहाँ पे आप खड़े हो, आपको रे ऑफ लाइट जो नज़र आएगा वो इधर से आता हुआ प्रतीत होगा। मतलब आपको ये जो स्टार है वो यहाँ नज़र ना आ करके एक्चुअली हमारा जो साइट जो व्यू यहाँ नज़र आएगा। देखो आपका जो स्टार है वो कहाँ नज़र आएगा? आपको स्टार यहाँ नज़र आएगा, यहाँ। एक्चुअली में आपका स्टार कहाँ था? यहाँ था, और आपको स्टार यहाँ नज़र। क्यों ऐसा नज़र आएगा? एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से लाइट चल के हमारे आँख में आनी चाहिए।
अब सपोज वो ऑब्जेक्ट हमारे पीछे है और कुछ हमने ऐसा टेक्निकल एक उपाय किया कि ऑब्जेक्ट हमारे पीछे है, फिर भी उससे रे ऑफ लाइट जो चला है उसको मोड़ करके हमने सामने से हमारे आँख में लाया, तो एक्चुअली में हमें ये प्रतीत होगा, ये आभास होगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। हमारा ये जो इल्यूजन होता है हमारे आँखों का कि जो रे ऑफ लाइट जिधर से आती है हमारा व्यू जो है उधर ही होता है, मतलब हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो जिधर से रे आ रही है उधर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हालांकि ऑब्जेक्ट रियल में पीछे है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ये है, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज रियल पोजीशन, वी कैन से दिस इज रियल पोजीशन एंड रियल ऑब्जेक्ट। और एक्चुअली में जो हम देखते हैं वो एपरेंट होता है, एपरेंट का मतलब नॉट रियल, जो रियल में नहीं है, दिस इज एपरेंट पोजीशन। तो याद रखना है आपको कि जो भी हम स्टार देखते हैं वो जनरली एपरेंट पोजीशन होता है, न कि रियल पोजीशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, रियल से एपरेंट हमेशा अपवर्ड ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, ऊपर की ओर। देखो रियल यहाँ है, एपरेंट चला गया ऊपर, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो रे ऑफ लाइट हर पॉइंट पर जो बेंड कर रहा है रिफ्रैक्शन के कारण, डेंसर मीडियम के कारण जो मुड़ रहा है, ये जो डिग्री ऑफ बेंडिंग का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ बेंडिंग का मतलब हुआ कि अगर वो रे मुड़ रहा है तो कितना मुड़ रहा है, कभी ज़्यादा मुड़ सकता है, कभी कम भी मुड़ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड्स द डिग्री ऑफ बेंडिंग। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा रे उस मीडियम में ज़्यादा मुड़ेगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें रे ऑफ लाइट बेंड तो करेगा लेकिन कम बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड्स कि डिग्री ऑफ बेंडिंग मतलब कितना एंगल से वो मुड़ेगा। तो यहाँ पर सपोज इतना एंगल से मुड़ेगा, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग पॉइंट पे हवा का जो स्थिति है वो बदलता रहता है। एयर जो है, एयर की टेम्परेचर, आप देखो टेम्परेचर कुछ ऐसी फिजिकल फैक्टर्स है जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, हवा का प्रेशर है वो हमेशा बदलता रहता है, और विंड की जो स्पीड है वो भी बदलती रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर में स्थिर कुछ नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है। टेम्परेचर बदल सकता है, टेम्परेचर बदलने के कारण प्रेशर बदल सकता है, और इस तरह से हवा चलती रहती है। तो एक ही पॉइंट पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आई मीन डेंसिटी ऑफ एयर, बदलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, जिसके कारण ये जो टेम्परेचर, प्रेशर और विंड स्पीड की जो वेरिएशन है उसके कारण किसी पॉइंट पर यहाँ की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो स्थिर नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पॉइंट का, यहाँ का भी इसी तरह से बदल रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बदलता है और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कि ज़्यादा मुड़ेगा या कम मुड़ेगा, तो सोचो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बदल रहा है तो कभी रे ज़्यादा मुड़ेगा, कभी कम मुड़ेगा, कभी ज़्यादा मुड़ेगा, कभी कम मुड़ेगा, और इसका असर किस पे पड़ेगा? एपरेंट पोजीशन पे पड़ेगा। कभी पोजीशन यहाँ पर है, कभी पोजीशन यहाँ है, कभी पोजीशन यहाँ है। तो एक तो स्टार का जो एपरेंट पोजीशन है उसमें हमेशा वेरिएशन आपको नजर आएगी। दूसरी बात, ये जो लाइट्स आ रही है तो आपको हो सकता है कि कुछ लाइट आपको पहले कभी कभी मिले और कुछ लाइट कम मिले, क्योंकि एपरेंट पोजीशन है। एक बार लाइट यहाँ मिला आपको, एक बार लाइट यहाँ मिला, एपरेंट पोजीशन यहाँ मिला, फिर रे ऑफ लाइट, कुछ पार्ट जो है रे ऑफ लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो बदल गई, जिससे एपरेंट पोजीशन बदल गया। तो यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, यहाँ की एपरेंट पोजीशन भी बदलेगा, और स्टार का जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंख तक पहुंच रहा है, उसमें भी वेरिएशन, उसमें भी बदलाव नजर आने लगेगा, जिसके कारण आपको जो स्टार है वो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी ज़्यादा लाइट, कभी कम लाइट। तो इस तरह से एक स्टार का ये जो एक ब्लिंकिंग आपका इफेक्ट देगा, और हम कहते हैं स्टार जो है वो टिमटिमा रहा है, वी से स्टार इज ट्विंकलिंग। So this is the reason why star twinkling. Star twinkles because of the atmospheric refraction. और आपने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी क्यों? क्योंकि हमारा जो हवा का डेंसिटी है वो एक समान नहीं है।
अर्थ के नज़दीक काफ़ी ज़्यादा डेंसर हवा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो डेंसिटी घटती जाती है। और स्टार बहुत दूर पे है, डिस्टेंट है, बहुत दूर पर है, इतना दूर पर है कि वो एक छोटा सा पॉइंट के समान नज़र आता है, इसलिए स्टार के साथ ये ज़्यादा महसूस करते। लेकिन प्लेनेट के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लेनेट मतलब आप सपोज आप मून को ही देखो, सैटेलाइट है हमारा, अर्थ का सैटेलाइट है, तो ऐसा तो मून तो नहीं टिमटिमा रहा है। व्हाई? बिकॉज मून इज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम मून की बात करें, अब आप मून देखो तो मून जो है, मून एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत कुछ ज़्यादा हो, ये पॉइंट के समान नहीं हो। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट मतलब डॉट, पॉइंट के समान, और ये एक्सटेंडेड है, इसमें लंबाई चौड़ाई सब कुछ है। मून में क्या होता है कि ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि मून जो है बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना है, तो अगर इसका रिफ्रैक्शन कुछ होता भी है, अगर ये हम इमेजिन करें कि ये 1,00,000 पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना है, तो 1,00,000 पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना है, तो 1,00,000 में से अगर 50 पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो इधर उधर भाग भी जाता है, तो ओवरऑल जो है सारे एवरेज जो पोजीशन है वो इसका बदलेगा नहीं, क्योंकि इट इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो 1, 2, 10, 15, 50, 100 अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का रिफ्रैक्शन भी हो गया, एपरेट पोजीशन बदल भी गया, तो ओवरऑल एवरेज जो पोजीशन है मून का वो नहीं बदलता है, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इट्स मेड ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। सो अगर कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन इस तरीके से बदलता भी है, तो ओवरऑल एवरेज पोजीशन जो है मून का नज़र आता रहेगा। इसलिए मून ट्विंकल नहीं करता है, या कोई भी प्लैनेट जो हमारे अर्थ के काफ़ी नज़दीक है वो भी ट्विंकल नहीं करता है। ओके, थैंक यू।